हाय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण पे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग रुधिर के विषय में डिस्कस करेंगे, ब्लड क्या होता है और ये लसिका ऊतक द्रव्य की तरह कैसे काम करता है, परिसंचरण की क्रिया क्या होती है और दोहरा परिसंचरण या फिर डबल सर्कुलेशन क्या होता है, हृदय की क्रियाविधि, हमारा जो हार्ट होता है वो कैसे बीट करता है, किस तरह से कार्य करता है। साथ ही हम चर्चा करेंगे परिसंचरण से संबंधित कुछ रोगों के विषय में। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे शरीर के अंदर परिसंचरण की क्रिया होती है उसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या है परिसंचरण का। तो खास करके मानव शरीर के अंदर जो परिसंचरण की क्रिया होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिसंचरण होता है ब्लड के द्वारा। तो जो ब्लड होता है वो एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ लेता है और शरीर के सभी अंगों और ऊतकों तक, कोशिकाओं तक ये ले आने का कार्य करता है। तो जो रक्त होगा, रक्त में खास करके कुछ विशेष तरह के इसमें एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि एक तरह से शरीर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा करते हैं। रक्त भी क्या है, एक तरह की कोशिका है और अगर हम बात करें तो ये एक विशेष तरह का ऊतक भी होगा, तरल संयोजी ऊतक है जिसमें मुख्य रूप से मैट्रिक्स, प्लाज्मा और दूसरे अन्य संगठित संरचनाएं, पदार्थ वगैरह पाए जाते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि जो प्लाज्मा है वो क्या है। तो प्लाज्मा रक्त के अंदर, रक्त में दो मुख्य भाग, एक प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कॉर्पसल्स। तो इसमें जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या है, ये पूरे रक्त का लगभग 55% भाग होती है। अब इसमें जो प्रद्रव्य होता है, जल जो होगा वो करीब 90 से 92% मात्रा इसकी होती है और इसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो 6 से 8% इस प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन में भी मुख्य रूप से देखा गया है कि इसमें फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन, ये सब प्लाज्मा के अंदर घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है वो एक तरह से रक्त का थक्का बनाने में और ब्लड जो स्कंदन की क्रिया होती है, हार्ट बीट की जो क्रिया होती है उसमें भी सहायता करता है। और उसके अलावा जैसे फाइब्रिनोजन स्कंदन या रक्त का जो थक्का बनता है, इससे क्या होता है कि जब हमें कभी चोट लग जाती है तो चोट लगने के कारण जो हमारा ब्लड निकल रहा होता है वो बंद हो जाता है, तो जिससे शरीर में जो बाकी का ब्लड होता है वो बाहर नहीं निकलता है और एक लेयर बन जाती है। तो ब्लड की कमी की वजह से मनुष्य की डेथ ना हो जाए, इस वजह से ये नेचुरल तरीके से क्रिया हो जाती है और मनुष्य की जान बच जाती है। अगर ऐसा न हो, अगर ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथाम्बिन प्रोटीन या फिर एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, ये सब प्रोटीन्स अगर हमारे ब्लड के अंदर नहीं रहती तो ऐसी स्थिति में अगर हमें कभी थोड़ी बहुत भी चोट लग जाती तो काफ़ी शरीर से ब्लड लॉस होता और शायद ब्लड की डिफिशियंसी के कारण भी मानव की डेथ हो सकती थी। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि जो ब्लड है उसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जो परासरण या विसरण जैसी क्रियाओं में जिम्मेदार होते हैं। तो ब्लड के अंदर भी कैल्शियम हो गया, उसके अलावा जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोराइड, ऐसे कई तरह के पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर या तो संक्रमण को रोकते हैं या फिर दूसरी जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, लिपिड वगैरह का, प्लाज्मा वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड का जो एक तरह से क्लॉटिंग होती है, उन सब में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे संगठित पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो ब्लड होता है हमारा, इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, साथ में प्लेटलेट्स, ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। आरबीसी को, लाल रुधिर कणिका को, हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। जो श्वेत रुधिर कणिका होती है उसे हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं और जो प्लेटलेट्स होता है उसे पट्टिकाण और प्लेटलेट्स के नाम से ही जानते हैं। तो खास करके जो हमारा रक्त होता है उसमें ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एरिथ्रोसाइट क्या होता है। तो एरिथ्रोसाइट जो होता है वो एक तरह से लाल रुधिर कणिकाएं हैं जो सभी तरह की कशेरुकी प्राणियों के अंदर पाई जाती हैं। तो कशेरुकी का मतलब क्या होगा, जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं और जिनका जो तंत्र होता है वो काफ़ी विकसित होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर अगर हम बात करें तो करीब 50 से 50 लाख प्रति घन मिमी जो होती हैं, ये ऐसी स्थिति में यहाँ पे रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं।
और इनमें अगर आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जो ये लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं खास करके, इनमें स्तनधारी जो होते हैं उनके लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, जबकि यही जो रुधिर कणिकाएं होती हैं शुरू के टाइम पे इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो जो प्री मैच्योर आरबीसी होगी उसमें केंद्रक होगा और जो मैच्योर आरबीसी होगी उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब बात करें अगर इसका जो आकार होता है ये तो बाइकॉन्केव होता है, उभयतल होता है, मतलब उत्तल लेंस जैसी इसकी संरचना होती है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो लौह युक्त प्रोटीन इसमें पाया जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन एक तरह से हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन होता है, कंडक्शन होता है, उसको प्ले करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक स्वस्थ मनुष्य की अगर हम बात करें तो उसमें करीब 100 मिलीलीटर जो रक्त होता है उसके अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब ये जो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आरबीसी है, ये आरबीसी का औसतन जो जीवन काल है ये करीब 120 दिन तक का होता है। और ये श्वसन और परिवहन की जो क्रियाएं होती हैं उनमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे विनाश प्लीहा, जो आरबीसी नष्ट हो जाता है वो प्लीहा के अंदर जाके स्टोर होता है, जिसे रक्त का कब्रिस्तान भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे ल्यूकोसाइट्स क्या होती हैं, जिसे डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। तो जो ल्यूकोसाइट होती हैं ये इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड रेड कलर का होता है, और अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। तो सफ़ेद होने के कारण ही इसे श्वेत रुधिर कणिका भी कहते हैं। और इसमें केंद्रक पाया जाता है और इनकी संख्या जो होती है लाल रुधिराणुओं की अपेक्षा, आरबीसी की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। और एक मनुष्य के अंदर औसतन इसकी जो संख्या होती है प्रति जो एक घन मिमी जो ब्लड होता है उसके अंदर 6000 से 8000 प्रति घन मिमी रक्त के अंदर इनकी संख्या होती है। सामान्यतः अगर हम देखें तो जो ये लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं वो एक तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंडक्शन करती हैं, जबकि ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं ये हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब जैसे जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं, इन्हें भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा होता है एग्रैन्युलोसाइट, कणिकाणु या अकड़क कोशिका एग्रैन्युलोसाइट। इसी में जैसे होता है न्यूट्रोफिल्स, उसके अलावा स्नोफिल्स होता है, व बेसोफिल्स की कोशिकाएं और कणिकाएं भी पाई जाती हैं। और ये सभी क्या करते हैं, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट जो होते हैं उनके निर्माण में सहायता करते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में कई सारे पार्ट हो गए। इसमें कौन कौन सा भाग हुआ, ग्रैन्युलोसाइट, एग्रैन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स और उसके अलावा बेसोफिल्स। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है उसके टाइप्स हो जाते हैं। अब जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं और जो मोनोसाइट होता है, ये सभी चीज़ें क्या है ऑलरेडी किसके द्वारा बनती हैं, डब्ल्यूबीसी के द्वारा निर्मित हो जाती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं उसमें न्यूट्रोफिल्स जो होता है इसकी संख्या सबसे अधिक होती है। और न्यूट्रोफिल्स की संख्या करीब कितनी होती है पूरे डब्ल्यूबीसी का, ये 60 से 65% अकेले होती है। जबकि जो बेसोफिल होता है उस संख्या में सबसे कम होगा, करीब 0.5 से 1% संख्या इसकी होती है पूरे के पूरे डब्ल्यूबीसी के अंदर। अब इनका हम शेप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लेटलेट्स कुछ इस तरह का दिखाई देता है, स्नोफिल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, बेसोफिल कुछ ऐसा दिखाई देता है, और जो न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट है, बाकी चीज़ें इस तरह से फिगर में आप देख पा रहे हैं। तो जो ब्लड होगा, ब्लड में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अगर आप माइक्रोस्कोप से इसे देखेंगे तो आपको इसी तरह के फिगर सभी के दिखाई देंगे, प्लेटलेट्स जैसा कि दिख रहा है, और बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो भी है, सबका स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोप के अंदर इसी टाइप से दिखाई देता है। बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स की, तो इनकी संख्या करीब 6 से 8% होती है, जो कि भक्षण कोशिकाएं फैगोसाइट का काम करती हैं। जब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह से कोई वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो न्यूट्रोफिल्स सेल होती हैं या मोनोसाइट होती हैं वह एक तरह से उसे नष्ट करने का काम करती हैं और शरीर के अंदर उसे प्रवेश करने से रोकती हैं। बेसोफिल्स जो होता है उसमें हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन ये
कई तरह के इसमें वो प्रोटीन्स होते हैं, पदार्थ होते हैं जिनका स्राव होता है। और ये एक तरह से क्या करते हैं कि हमारे शरीर में एक तरह से शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। जब किसी भी तरह के बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होता है तो शरीर के जिन भी हिस्से में इन्फेक्शन होता है वहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है और उससे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर उस भाग का होता है वो थोड़ा सा बढ़ता है और जो जीवाणु या विषाणु का संक्रमण होता है एलर्जी के कारण या फिर संक्रमण जो होगा उन सबको रोकने का काम करती है। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट भी दो तरह की इसमें होती हैं। एक होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। तो ये जो बी और टी लिम्फोसाइट होती हैं ये शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आइए हम चर्चा करते हैं पट्टिकाणु प्लेटलेट्स पर। तो प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिकाएं होती हैं और इनकी खासियत ये होती है कि ये विखंडन से बनती है। तो ये जो प्लेटलेट्स होता है ये टुकड़ों के विखंडन से बनता है। अब ये टुकड़े कौन से होते हैं? तो जो मेगाकैरियोसाइट होता है उसी के टुकड़े के विखंडन से इनका निर्माण होता है और इनकी संख्या जो ब्लड होती है उसके अंदर करीब 1.5 लाख से 3.5 लाख के करीब होती है। तो आपने सुना होगा डेंगू एक रोग होता है, बुखार होता है और उसमें खास करके जो प्लेटलेट्स होता है वो कम होने लगता है। तो प्लेटलेट्स कम से कम 1.5 लाख तक होना चाहिए और मैक्सिमम अगर इसका नंबर है तो करीब 3.5 लाख तक होना चाहिए। तो 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच का ये जो एवरेज होता है उसमें एक व्यक्ति सामान्य तरह से जीवन यापन करता है। अगर उसका प्लेटलेट्स बढ़ा तो भी दिक्कत है और अगर 1.5 लाख से कम हुआ तो भी दिक्कत है। तो जो डेंगू के मरीज होते हैं उनमें प्लेटलेट्स काउंट जो होता है वो तेज़ी से कम होने लगता है। एडीज एजिप्टी जो मच्छर होता है उससे जो विषाणु होगा वो विषाणु एक तरह से प्लेटलेट्स को ही कम करता है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ये कई तरह के स्राव करते हैं और प्लेटलेट्स एक तरह से रुधिर अस्कंदन की जो क्रिया होती है उनमें सहायता करते हैं। साथ ही जो प्लेटलेट्स होता है इसकी संख्या में जब कमी आती है तो इस कारण से जो ब्लड होता है वो प्रॉपर उसका स्कंदन नहीं हो पाता है, ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है और इस कारण से शरीर के अंदर से ढेर सारा रक्त स्राव हो जाता है जिससे मनुष्य की डेथ हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही चर्चा करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रक्त समूह ब्लड ग्रुप क्या होता है। धन्यवाद।